नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड स्टडी जंक्शन पर, जहां पर हम कर रहे थे बीएस नीगी की 5th एडिशन की सिंगल लाइनर बुक को। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है और अब है यूनिट थर्ड की बारी, जिसका एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज है हमारा अध्याय 12, जो है उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था। तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन को। पंचायती राज व्यवस्था को जो शब्द इंगित करता है वो है स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन को हमने ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के दो अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में विभाजित किया है, और नगरीय क्षेत्र में हमने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में विभाजित किया है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के एक संयुक्त प्रांत में था, तो तब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम आया था 1947 में, और उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम 1958 में आया, और क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद अधिनियम आया 1961 में। सबसे पहले संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में आया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश जिला परिषद अधिनियम आता है 1958 में, और क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद अधिनियम आता है 1961 में। तो भारत में पंचायती राज का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो लॉर्ड मेयो ने किया था, जबकि भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक जिन्हें कहा जाता है वो है लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था को शुरू जिसने किया था वो थे लॉर्ड मेयो, जिन्होंने एक प्रयास किया। और स्थानीय स्वशासन का जनक जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने स्थानीय स्वशासन को एक नियम के तौर पर इस्तेमाल किया, स्थानीय स्वशासन का जनक जिन्हें कहा जाता है वो है लॉर्ड रिपन, जिन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी। भारत में पंचायती राज का जो प्रारंभ है वो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था, और संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर के अनुच्छेद 243 ओ में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो हमारे जो देश में 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरुआत हुई थी, और यह संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद है इसका 243 ए से लेकर के 243 ओ तक का। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, जिसमें पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम भारत में लागू किया जाता है, और 24 अप्रैल को ही हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर पंचायती राज अधिनियम को लागू करने की बात करें तो 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, और हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, और इसके तहत 29 विषयों को रखा गया है। जैसे हमारी राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची है ना, तो पंचायती राज को हमने राज्य सूची के अंतर्गत रखा है, और इसके अंतर्गत हमारे पास 29 विषय हैं। अब अगर अनुच्छेदों की बात करें तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं, और बाद में फिर हम 243 ए से लेकर के 243 ओ तक का सारे अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ेंगे। 243 डी के तहत पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और 243 ई के तहत पंचायतों में अवधि का प्रावधान किया गया है कि कितने अवधि तक पंचायतें रहेंगी। 243 एफ में पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है, और 243 जी के तहत पंचायतों का कार्य और शक्तियों से संबंधित है। यानी कि 43 इसमें जो 243 ए से लेकर के ओ तक है ना, इसमें पंचायत के कार्य, पंचायत की शक्तियाँ, पंचायत में आरक्षण कितना है, पंचायत की जो सदस्यों की अवधि है वो कितनी रहेगी, अयोग्यता कितनी होगी, तो इस तरीके की चीज़ें दे रखी हैं, और इन्हें हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 आई के तहत पंचायतों के लिए वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, और 243 के तहत पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कराने का जो दायित्व है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में जो भी चुनाव होंगे ग्राम पंचायत लेवल पर, क्षेत्र पंचायत लेवल पर और जिला पंचायत लेवल पर, या फिर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के जो भी चुनाव होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। और राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, विकास कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण के लिए पंचायती राज निर्देशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया है। यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए और इनके विकास कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक पंचायती राज निर्देशालय और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।
ये सब राज्य सरकार ने किया है। एक पंचायती राज निर्देशालय बनाया गया है और बाकी जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। मार्च 2008 में पारित पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। जो मार्च 2008 है, यहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षण है पंचायतों में वो 33% से बढ़ाकर 50% किया गया। और पंचायती अधिनियम के संशोधन के समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे भुवन चंद्र खंडूरी। राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है और राज्य में पंचायत राज के 29 विषयों में से 14 विषय 2002 और 3 में लागू किए गए थे। हमने आगे देखा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है यह हमारी राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है और इसमें 29 विषय हैं। तो 29 में से जो 14 विषय हैं वो वर्ष 2002-3 में लागू कर दिए गए थे। पंचायती राज का जो संबंध है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण से है, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। इसमें हम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लेवल पर चुनाव देखते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, विकेंद्रीकरण कहा जाता है सत्ता का। पंचायतों के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 माह में निर्वाचन होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो 6 महीने में निर्वाचन आवश्यक है। उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 17 मार्च 2016 को उत्तराखंड ने पंचायती राज विधेयक पास किया जो 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया गया। एक विधेयक लाया जाता है 17 मार्च 2016 को, जिसे 4 अप्रैल 2016 को राज्य में लागू किया जाता है। जून 2019 में पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया जिसके तहत अधिकतम 2 बच्चों वाले सदस्य ही पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास की शैक्षिक योग्यता रखी गई, जिसमें महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों के लिए 8वीं पास योग्यता आवश्यक है। एक तो क्या संशोधन किया गया कि जिसके अधिकतर 2 बच्चे होंगे वो सदस्य ही पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे। दूसरा, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है, लेकिन महिलाएं और अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उनके लिए 8वीं पास की योग्यता आवश्यक है। और पंचायत का कोई भी प्रतिनिधि एक साथ 2 पद धारण नहीं कर सकता। ये सब जून 2019 के पंचायती राज विधेयक में संशोधन किया गया है। अब देखते हैं हम ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत हमारा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे निचले स्तर का भाग है जिसमें हम ग्राम पंचायत को देखते हैं। तो ग्राम पंचायत के जिनका हम चुनाव करके भेजते हैं वो हैं हमारे ग्राम प्रधान, उप ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य। और जो हमारे नियुक्त अधिकारी होते हैं इसमें वो हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, जिन्हें सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव कहा जाता है, सचिव का पद दिया जाता है। और अब देखते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र का सीमांकन। राज्य सरकार किसी ग्राम या ग्राम का समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 500 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1000 हो को पंचायत क्षेत्र घोषित कर सकती है। हमें किसी भी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र घोषित करने के लिए वहाँ की जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्रों में 500 और मैदानी क्षेत्र में 1000 होनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक प्रधान होगा तथा पंचायत क्षेत्र का एक वार्ड सदस्य होगा, या ऐसा पंचायत क्षेत्र जिसमें पर्वतीय क्षेत्र में 500 और मैदानी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या है, वहाँ पर एक प्रधान होगा और एक होगा वहाँ का वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जितनी ज़्यादा गाँव में जनसंख्या होगी उतने ही वार्ड सदस्य होंगे, उस हिसाब से होंगे। और अपनी जनसंख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों को वार्डों में विभाजित किया जाएगा। जैसे 1000 तक की जनसंख्या में 7 वार्ड सदस्य होंगे, तो इस तरीके से उनको विभाजित कर लेते हैं। और किसी ग्राम पंचायत की जो जनसंख्या है वो 1000 से अधिक होने पर जो सदस्यों की संख्या होगी वो निम्न तालिका के अनुसार होगी। तो अगर हम वार्ड सदस्यों को देखें तो अगर किसी भी ग्राम पंचायत में 1000 तक की जनसंख्या है तो वहाँ पर 7 सदस्य होंगे। 1000 से अगर 2000 तक की जनसंख्या है तो 9 सदस्य होंगे। अगर 3000 तक जनसंख्या है तो 11 सदस्य होंगे। और 3000 से 5000 तक की जनसंख्या है तो वहाँ पर 13 सदस्य होंगे। और 5000 से अधिक की जनसंख्या है तो वहाँ पर 15 वार्ड सदस्य होंगे। पंचायती राज व्यवस्था के निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। एक गांव अथवा एक से अधिक गांवों को मिलाकर गठित ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाताओं को मिलाकर जो समूह अथवा सभा होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। मेनली जो ग्राम सभा होती है उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में 18 वर्ष से जो अधिक के मतदाता होंगे उन मतदाताओं का जो समूह होगा वो ग्राम सभा कहलाएगी।
एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, यानी कि उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र में मत देने वाले लोगों से मिलकर जो सभा बनेगी वो ग्राम सभा कहलाएगी और एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। किसी क्षेत्र को ग्राम सभा घोषित करने या ग्राम सभा का नाम निर्धारित करने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को है। किसी भी क्षेत्र को हम ग्राम सभा बनाएं या फिर किसी भी ग्राम सभा का हम नाम घोषित करें या नाम निर्धारित करें, उसे क्या, उसका अधिकार है राज्य सरकार को। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उन्हें ग्राम प्रधान कहा जाता है। जो भी हमने गाँव से मिला करके, जो 2 गाँव या 3 गाँव को मिला करके हमने अपनी ग्राम पंचायत बनाई है, उसके जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे हमारे ग्राम प्रधान। और ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पर कम से कम 500 जनसंख्या होनी चाहिए और मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ पर 1000 की जनसंख्या होनी चाहिए। किस लिए? ग्राम पंचायत के गठन के लिए। और पर्वतीय क्षेत्रों में ग्राम सभा के गठन हेतु अधिकतम जनसंख्या 2000 होगी। अगर पर्वतीय क्षेत्र में किसी भी ग्राम सभा का गठन करना है तो उसके लिए जो अधिकतम जनसंख्या होगी वो 2000 होगी, यानी कि 500 से लेके 2000 तक की जो जनसंख्या है उस क्षेत्र को हम एक ग्राम सभा के अंतर्गत गठित कर सकते हैं। और मैदानी क्षेत्र में ग्राम पंचायत के गठन के लिए अधिकतम जो आबादी है वो 10,000 की होनी चाहिए, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो हम 2000 की जनसंख्या पर एक ग्राम सभा का गठन कर सकते हैं और मैदानी क्षेत्र में हमें कितनी जनसंख्या अधिकतम है, 10,000 की जनसंख्या तक को भी हम एक ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। कि 500 से लेकर के 1000 की जनसंख्या तो कम से कम होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत के गठन के लिए। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में 2000 से अधिक की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 10,000 से अधिक की जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायतें स्थानीय मेले या हाट से शुल्क वसूल कर सकती हैं। हमने अभी भी देखा होगा कि हमारी ग्राम पंचायतों में अगर कोई मेला लगता है, अगर कोई उत्सव होता है तो उस ग्राम पंचायत को उस स्थानीय मेले या हाट से शुल्क वसूल करने का अधिकार होता है। और ग्राम पंचायत यदि क्षेत्र में सिंचाई व पेयजल की सुविधा करती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती है। हमने देखा है कि हमारे पहाड़ों में अगर हमारी ग्राम पंचायत में पानी की सुविधाएं आ रही हैं, नल आ रहा है, उनके टैंक बन रहे हैं, तो वो हमसे कुछ न कुछ चार्ज करती है ग्राम पंचायत। तो वो जो चार्ज है, इसका शुल्क लगाने का जो अधिकार है वो ग्राम पंचायत को होता है। प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में निवास करने वाले वयस्क व्यक्ति यानी कि 18 वर्ष से आयु पूर्ण कर चुके हो और जिनका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम सभा के सदस्य कौन से होते हैं? वो लोग जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिनके पास अपना पहचान पत्र है, जो मत दे सकते हैं, जो भी वोटिंग करते हैं लोग, वो ग्राम सभा की क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि जिस तरीके से हमारी जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जो मत देते हैं। और ग्राम सभा एक या एक से 2 गांव मिल करके जिनकी जनसंख्या 500 से लेकर 2000 है पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में 1000 से लेकर 10,000 है, उसे हम ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं उस जनसंख्या को। और जो ग्राम पंचायत है उसे स्थानीय मेले हाट से शुल्क वसूल करने का अधिकार होता है। अगर वो सिंचाई या पेयजल की सुविधा करती है तो उस पर भी शुल्क लगा सकती है। हमने अपने गांव में देखा है या फिर हम अपने क्षेत्र में सभी ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी मेला या उत्सव लगता है तो वहाँ से हमारी जो ग्राम पंचायत है वो किसी न किसी प्रकार का शुल्क वसूल करती है, या वहाँ पर टेंडर पास होता है दुकानों के लिए या मेले के लिए। और अगर सिंचाई वगैरह पेयजल के लिए अगर व्यवस्था कर रही है, हमारे गांव में अगर पानी के नल आ रहे हैं तो उनसे कुछ न कुछ छोटा मोटा अमाउंट लिया जाता है हर एक परिवार से कि ये आपका 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये आपका महीने का इसका पानी का या फिर इस पेयजल को यूज़ करने का आपका क्या है अमाउंट है। तो इस तरीके की चीज़ें हमने गाँव में भी देख रखी हैं, तो हम उसको इन चीज़ों को अपने गाँव से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और प्रत्येक ग्राम पंचायत की वर्ष में मुख्यतः 4 बैठकें होना आवश्यक होता है, जो कि है 26 जनवरी को, 1 मई को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। तो 26 जनवरी को तो कंपलसरी है, 1 मई को हमारा मजदूर दिवस होता है तो इस दिन भी कंपलसरी है, 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था तो ग्राम पंचायत की एक बैठक इसमें आवश्यक है, और 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी की जयंती है तो ये दिन आवश्यक होता है कि इन दिनों पर जो इनकी अध्यक्षता होगी वो ग्राम प्रधान करेगा और इनकी एक बैठक होगी। ग्राम पंचायत बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/5 भाग अथवा कुल परिवारों की संख्या का आधे परिवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। या तो जितने भी सदस्य हैं हमारे ग्राम पंचायत में, जितने भी सदस्य होंगे
उनका 1/5 भाग होगा, या फिर जितने भी परिवार आते हैं उस क्षेत्र में, उस ग्राम पंचायत में, तो उसके आधे परिवारों के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होती है। हमने अपने अपने गांव में देखा होगा कि आज जैसे घर में होता है ना कि आज हमारी की बैठक है, वहाँ पर आज हमारी मीटिंग चल रही है, गांव की मीटिंग होती है, तो गांव के मुद्दों पर वहाँ पर बात की जाती है। गांव में किसी तरीके की किसी को कोई असुविधा हो रही है, किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चीज़ों के ऊपर बात की जाती है इन बैठकों में। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों की जो कुल न्यूनतम संख्या है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कुल न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या 15 होगी। हमने आगे देखा था कि जो भी हमारे इसमें सदस्य होंगे 1000 तक की जनसंख्या में 7 और 5000 से अधिक की जनसंख्या में 15 होते हैं। तो इसमें जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो कुल होंगे, न्यूनतम होंगे 7 और अधिकतम होंगे 15। यदि किसी ग्राम पंचायत की जनसंख्या 5000 से अधिक है तो सदस्यों की संख्या होगी 15। अभी हमने देखा कि जो मैदानी क्षेत्र है इसमें ग्राम पंचायत के गठन के लिए अधिकतम 10,000 की आबादी हो सकती है। तो अधिकतर जो 10,000 की आबादी है उस पर हमारे कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य होंगे। और ग्राम पंचायत की जो निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल है उनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। ग्राम पंचायत के जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे इनका जो कार्यकाल होगा, इनकी जब भी इनकी पहली बैठक होगी उस पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक इनका कार्यकाल होता है। और ग्राम पंचायत का बजट तैयार करवाने का जो उत्तरदायित्व है वो ग्राम पंचायत सचिव यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होता है, जिसके लिए हम तैयारी कर भी रहे हैं, यानी कि वीडियो वीपीडीओ की तैयारी करते हैं ना हम लोग, तो हमारा यही है हमारी पोस्ट कि ग्राम पंचायत का जो बजट तैयार करवाने का उत्तरदायित्व है वो ग्राम पंचायत के सचिव का होता है, यानी कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का होता है। अब देखते हैं हम क्षेत्र पंचायत को। जो क्षेत्र पंचायत है ये मेनली क्या है? हमारा ब्लॉक। हम सब ने पढ़ा है कि हमारे अभी उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं? 95 ब्लॉक हैं। तो 95 जो हमारे ब्लॉक हैं तो ये क्षेत्र पंचायत का एक ढांचा है। अगर इसके प्रशासनिक स्तर पर देखें तो सबसे पहले इसमें होते हैं ब्लॉक विकास अधिकारी, जो जिनका सबसे उच्च स्तर होता है। उसके बाद सहायक विकास अधिकारी, उसके बाद ब्लॉक ऑफिस के कर्मचारी। और अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों में देखें तो इसमें हमारा ब्लॉक प्रमुख होगा, वरिष्ठ उप प्रमुख होगा, कनिष्ठ उप प्रमुख होगा और क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे। तो क्षेत्र पंचायत पंचायती राज का मध्यम स्तरीय निगमित निकाय होता है, यानी कि बीच का है। सबसे निचला है हमारा ग्राम पंचायत, उसके बाद है क्षेत्र पंचायत, उसके बाद है जिला पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत क्या है? मध्य स्तरीय निगमित निकाय है। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष को प्रमुख और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो प्रमुख कहलाएगा, ब्लॉक प्रमुख कहलाएगा, और जो उपाध्यक्ष होगा वो उप प्रमुख कहलाएगा। इसके अतिरिक्त एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या 20 और अधिकतम संख्या 40 होती है। क्षेत्र पंचायत में जो भी सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे उनकी न्यूनतम कम से कम होगी संख्या 20 की और अधिकतम होगी 40 की, यानी कि एक क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है वो 40 हो सकती है। और पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 25,000 जनसंख्या पर 20 सदस्य और मैदानी क्षेत्र में 50,000 की जनसंख्या पर न्यूनतम 20 सदस्यों की क्षेत्र पंचायत होती है। अगर क्षेत्र पंचायत की बात करें तो जैसे हमने पर्वतीय क्षेत्रों में देखा था कि 50 की जनसंख्या होने पर हम ग्राम पंचायत बना सकते हैं, और ऐसे ही अगर हम क्षेत्र पंचायत को देखें तो 25,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पर हमारी क्षेत्र पंचायत बनेगी और उस पर 20 सदस्य होंगे। और मैदानी क्षेत्रों में देखें तो 50,000 की जनसंख्या पर कम से कम 50,000 की जनसंख्या पर 20 सदस्य बनेंगे और क्षेत्र पंचायत का गठन हो सकता है। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है वो ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा में जो भी 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं, बालक हैं, वयस्क हैं, वो सभी क्या कर सकते हैं? इसमें चुनाव के लिए मतदान कर सकते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव कर सकते हैं। क्षेत्र पंचायत का जो सचिव है, क्षेत्र पंचायत का जो सचिव है वो प्रखंड विकास अधिकारी कहलाता है, यानी कि बीडीओ कहलाता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाता है। और क्षेत्र पंचायत के कर्तव्यों का संपादन हेतु 6 प्रकार की समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें पहली है नियोजन और विकास समिति, दूसरी है हमारी शिक्षा समिति, तीसरा है हमारी निर्माण समिति, चौथा है हमारी स्वास्थ्य और कल्याण समिति, पांचवा है प्रशासनिक समिति और छठा है हमारा जल प्रबंधन समिति। यानी कि इन समितियों के माध्यम से क्या किया जाता है? क्षेत्र पंचायत यानी कि ब्लॉक के लेवल पर काम किया जाता है, विकास कार्यों के लिए होती हैं ये समितियां।
क्षेत्र पंचायत की बैठक में गढ़पूर्ति 1/3 होगी, जबकि दूसरी बार की गढ़पूर्ति 1/3 का अभाव होता है, तो तीसरी बार बैठक के लिए गढ़पूर्ति 1/5 होगी। वैसे तो इसकी जो गढ़पूर्ति होती है वो 1/3 होती है, यानी कि सदस्य संख्या में से 1/3 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। और अब देखते हैं उत्तराखंड में ब्लॉक्स कि हमारे किस जिले में कितने ब्लॉक हैं। वैसे अगर देखें तो उत्तराखंड में जो ब्लॉकों की संख्या है वो है 95, और सर्वाधिक ब्लॉक हैं हमारे पौड़ी गढ़वाल में, और सबसे कम है हमारे रुद्रप्रयाग में 3। तो पौड़ी गढ़वाल में देखते हैं कौन कौन से हमारे ब्लॉक हैं। पौड़ी, थलीसैंण, कोट, पाबो, कलजीखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर, पोखंडा, नैनीडांडा, खिरसू, एकेश्वर, जहरीखाल, दुगड्डा, वीरोंखाल और रीखिणीखाल। तो ये ब्लॉकों के नाम ना हमने कहीं ना कहीं ऐसे भी सुन रखे हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, या फिर कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से जाती है। तो थोड़ा सा इनको एक बार देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में रहे। और अल्मोड़ा में है हमारे 11 ब्लॉक, जैसे भिकियासैंण, चौखुटिया, सियालदे, ताड़ीखेत, सल्ट, द्वाराहाट, लमगड़ा, हवालबाग, ताकुला, धौलादेवी, भैंसियाछाना। तो यहाँ पर 11 ब्लॉक हैं। टिहरी गढ़वाल में 9 ब्लॉक हैं। प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, जौनपुर, चंबा, कीर्तिनगर, घनसाली, जाखणीधार, धौलधार, देवप्रयाग, तो 9 ब्लॉक हैं। चमोली में 9 ब्लॉक हैं। गैरसैंण, देवाल, थराली, नारायणबगर, दशौली, नंदानगर, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, पोखरी, तो ये चमोली के ब्लॉक हो गए। नैनीताल में है रामनगर, हल्द्वानी, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, धारी, बेतालघाट, ओकलकांडा। पिथौरागढ़ में भी 8 ब्लॉक हैं। पिथौरागढ़, कनाली छीना, गंगोलीहाट, मोनाकोट, मुंशारी, धारचूला, बेरीनाग, डीडीहाट, ये सब ब्लॉक हमने कहीं ना कहीं इनका नाम हमने सुना है। और उधम सिंह नगर में 7 ब्लॉक हैं, जैसे जसपुर, खटीमा, सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, तो ये ब्लॉक हैं। उत्तरकाशी में है मोरी, पुरौला, नौगांव, डुंडा, चिन्यालीसौड़, भटवारी। उत्तरकाशी में 6 ब्लॉक हैं। देहरादून में 6 ब्लॉक हैं। कालसी, रायपुर, डोईवाला, चक्राता, विकासनगर, सहसपुर। हरिद्वार में भी 6 ब्लॉक हैं। रुड़की, लक्सर, खानपुर, बहादुराबाद, नारसन, भगवानपुर, ये सब। चंपावत में 4 ब्लॉक हैं। चंपावत, पाटी, बाराकोट, लोहाघाट। बागेश्वर में 3 ब्लॉक हैं। बागेश्वर, कपकोट, गरुड़। रुद्रप्रयाग में भी 3 ब्लॉक हैं। अगस्त्यमुनि, जखोली और ऊखीमठ। तो ये जो हमारे पास सबसे कम ब्लॉक हैं वो है हमारे बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में 3-3, और सर्वाधिक हैं हमारे पास पौड़ी गढ़वाल में। अब देखते हैं जिला पंचायत को। हमने 2 चीज़ें देख ली हैं, ग्राम पंचायत देख लिया, क्षेत्र पंचायत देख लिया, अब है जिला पंचायत। तो जिले के स्तर पर हमारे पास जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो होते हैं हमारे पास सबसे पहले जिला विकास अधिकारी, सबसे उच्च स्थान है इनका। उसके बाद अपर मुख्य अधिकारी, उसके बाद जिला पंचायती राज अधिकारी। जिला पंचायती राज अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जो है वो एक से लेवल पर होते हैं। इसके बाद जो इनके नीचे हैं इसमें लेखा अधिकारी आते हैं, अभियंता जिला आते हैं, और ऑफिस के कर्मचारी आते हैं। एक तो क्लर्क और अकाउंटेंट वाली लाइन हो गई जिसमें ऑफिस के कर्मचारी और लेखाधिकारी आ गए। एक है हमारे अभियंता जिला, यानी कि जहाँ पर योजनाएं आएंगी हमारी। उसके बाद अपर मुख्य अधिकारी और जिला पंचायती अधिकारी आएंगे। उसके बाद आएंगे हमारे सबसे ऊपर जिला विकास अधिकारी। और अगर हम निर्वाचन के क्षेत्र में देखें, जिन प्रतिनिधियों को हम चुन के भेजते हैं उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, और हमारे पंचायत सदस्य हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव भी हुए थे ना, तो उससे भी हम रिलेट करके पढ़ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत एक शीर्ष निकाय है, और जिला पंचायत सदस्यों का जो चुनाव है वो जिले की 18 वर्ष से अधिक आयु की जनता के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो मतदान है 18 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के द्वारा, वयस्कों के द्वारा, उनके द्वारा किया जाता है। और पर्वतीय क्षेत्र में 24,000 तक की जो जनसंख्या है उसमें न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे, और मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक की जनसंख्या में 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे। और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और जो उपाध्यक्ष हैं उनका चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो जिला पंचायत के पीठासीन होते हैं, यानी कि हम जिनको वोट देके भेजेंगे ना वो होंगे जिला पंचायत के सदस्य। हम जिनके लिए वोट करते हैं, जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट करते हैं। जो जिला पंचायत सदस्यों को हम चुन के भेजते हैं या जो जीत के जाते हैं वो स्वयं में से चुने हुए लोगों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। यानी कि वो स्वयं जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा चुनाव किया जाएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए। और जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो जिला पंचायत का पीठासीन होता है।
तो जिला पंचायत के जो अध्यक्ष चुने जाएंगे ना पंचायत सदस्यों में से, वही पीठासीन होंगे। जिला पंचायत का सचिव मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होते हैं। जो इनके सचिव होंगे जिला पंचायत के, वो होंगे अपर मुख्य अधिकारी या फिर जिला पंचायती राज अधिकारी। जिला पंचायत अपने सदस्यों से 6 प्रकार की समितियां बनाती है, जिसका कार्य इन्हीं 6 समितियों के माध्यम से होता है। यानी कि पूरे जिले को कवर करना है तो 6 अलग अलग समितियां बनेंगी। जैसे जिले के जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि उस जिले के अंतर्गत जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे या जो राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे और ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं और अपना मत भी दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दिया जाता। जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे ये जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे और ये जिला पंचायत की कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, मत भी दे सकते हैं, परंतु जो अविश्वास प्रस्ताव का मत है इसके समय इनका मत नहीं मान्य होता। इसके समय पर जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उन्हीं का मत मान्य होता है। तो प्रत्येक 3 माह में जिला पंचायत की न्यूनतम 1 बैठक आवश्यक होगी। अभी प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर है वीडियो का, उसमें भी एक क्वेश्चन था कि इनकी कितनी बैठकें कितने समय के बाद आवश्यक हैं, कि जिला पंचायत की जो बैठक होती है वो कितने महीने के बाद होती है। तो 3 महीने के बाद जिला पंचायत की 1 बैठक तो आवश्यक होती है। और जिला पंचायत के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक होता है। जो भी इनकी पहली बैठक होगी उसकी तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहेगा। जिला पंचायत की बैठक में गणपूर्ति 1/3 की होगी। यदि दूसरी बार भी गणपूर्ति 1/3 का अभाव होता है तो तीसरी बार बैठक के लिए गणपूर्ति होगी 1/5। पहले तो 1/3 की होगी। अगर 1/3 का अभाव होता है तो 1/5 की गणपूर्ति आवश्यक है। तो जिला पंचायत की जो 6 समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं? नियोजन और विकास समिति है, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य एवं जल कल्याण समिति है, निर्माण कार्य समिति है, प्रशासनिक समिति है, जल प्रबंधन समिति है और जैव विविधता प्रबंधन समिति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से जिला नियोजन समिति के गठन से संबंधित है। जो संविधान में 243 का ZD है वो जिला नियोजन समिति के गठन से संबंधित है। तो अब हम देखेंगे हमारे नगरीय क्षेत्र में जो हमारी नगर निकाय की प्रणाली है। तो नगर निकाय की प्रणाली को भी हमने 3 भागों में बांट रखा था, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। तो भारत में 8 प्रकार के शहरी शासन है। अगर शहरी शासन की बात करें तो 8 प्रकार के शहरी शासन है। पहला नगर पालिका, दूसरा नगर निगम, तीसरा अधिसूचित क्षेत्र समिति, चौथा है नगरीय क्षेत्र समिति, 5वां है छावनी बोर्ड, 6ठा है नगरीय क्षेत्र और 7वां है पत्तन व्यास या बंदरगाह और है 8वां विशेष उद्देश्य हेतु गठित एजेंसी। जो हमारे शहरी शासन के 8 प्रकार हैं। और राज्य में नगर पालिकाओं को 3 स्तरों पर रखा गया है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें। जो हमारा नगरीय क्षेत्र है ना उसके 3 स्तर हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में थे तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे नीचे था हमारा ग्राम पंचायत, तो नगरीय क्षेत्र में हमारा सबसे नीचे है नगर पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में हमारा मध्यम पर था क्षेत्र पंचायत और यहाँ पर हमारा मध्यम पर है नगर पालिका। वहाँ पर हमारा उच्च स्तर था जिला पंचायत और यहाँ हमारा उच्च स्तर है नगर निगम। तो भारतीय संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 त से 243 य तक नगर निकाय के बारे में उपबंध किया गया है। तो संविधान के भाग किस में आता है? भाग 9 के क में आता है। और जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था वो किस में आता था? भाग 9 में आता था। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर निकाय के उपबंध से संबंधित है। अब ये आता है हमारा नगर निगम वाला 12वीं अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। संविधान में नगर निकाय के संबंध में 18 विषय दिए गए हैं। अगर इस विषय में बात करें तो 18 विषय दिए गए हैं। और राज्य में नगरीय स्वायत्तता प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1916 में हुई और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत हुई। हमारे राज्य में जो नगरीय स्वायत्तता प्रणाली की शुरुआत है वो 1916 से मानी जाती है, क्योंकि तब हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत थे। और उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम जो है वो 1916 के तहत हुई।
छावनी परिषद अधिनियम 1924 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के प्रावधान यहाँ पर लागू हैं। छावनी परिषद अधिनियम के लिए 1924 के और नगर निगम के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के ही प्रावधान लागू हैं। अगर नगर पंचायत की बात करें, सबसे निचले स्तर की बात करें, तो जिन नगरों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है वहाँ नगर पंचायत बनाई जा सकती है, यानी कि कम से कम 5,000 और अधिक से अधिक 50,000 तक होनी चाहिए, वहाँ नगर पंचायत बन सकेगी। और नगर पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि मतदाता करते हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों द्वारा चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए। और राज्य के 3 नगर पंचायत में चुनाव न होकर मनोनीत होते हैं। हमारे राज्य में 3 नगर पंचायतें हैं जहां पर चुनाव न होकर के मनोनीत सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, जैसे कि बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। यानी कि हमारे जो 4 धाम हैं, 4 धामों में से बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में क्या होते हैं, चुनाव न होकर के मनोनीत होता है वहाँ पर। अगर देखें दूसरे मध्यम पाठ को, नज्म है नगर पालिका परिषद। जिन नगरों की जनसंख्या मैदानों में 50,000 से 1 लाख तक और पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक हो सकती है। मैदान में 1 लाख तक हो सकती है और पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक हो सकती है नगरों की जनसंख्या, वहाँ नगर पालिका बन सकती है। और नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनका जो चुनाव है प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनके अध्यक्ष और सदस्य दोनों का चुनाव जो जनता है वो करेगी। 18 वर्ष की ऊपर के वयस्क करेंगे। और सबसे पुरानी नगर पालिका परिषद है मसूरी नगर पालिका 1842। सबसे पुरानी नगर पालिका है हमारी मसूरी नगर पालिका। अगर नगर निगम की बात करें तो यदि किसी पर्वतीय क्षेत्र की जनसंख्या 90,000 से अधिक है और मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से अधिक है तो नगर निगम बनाया जा सकता है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में कि वहाँ की अगर जनसंख्या 90,000 से अधिक है और मैदानी क्षेत्र में 1 लाख से अधिक है तो वो नगर निगम बनाया जा सकता है। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है और मेयर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा, नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा उसका भी चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होगा, सीधे जनता के द्वारा होगा और 5 वर्षों के लिए होगा। सभासद या पार्षदों का जो चुनाव है उसे भी सीधे जनता के द्वारा ही चुना जाता है। सभासद या पार्षद होते हैं ना नगर निगम में, जो अन्य सदस्य होते हैं, तो उनका भी चुनाव जनता के द्वारा ही होता है। और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि जिन सभासदों को हम चुनेंगे उन सभासदों में चुनाव होगा। वो सभासद अपने चुनाव करके वहाँ पर अप्रत्यक्ष रीति से डिप्टी मेयर को चुनेंगे, अर्थात चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर की नगरपालिका को नगर निगम का दर्जा दिया गया और उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र स्थापित किया जाने वाला पहला नगर निगम कौन सा है? श्रीनगर में है। कब किया गया? 31 दिसंबर 2021 को नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी? 1 लाख होगी या 90,000 से अधिक होगी। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर है रेणु अधिकारी और श्रीनगर नगर निगम से पहली मेयर जो बनी वो थी श्रीमती आरती भंडारी। अगर हल्द्वानी क्षेत्र की बात करें तो हल्द्वानी नगर निगम की जो मेयर थी, पहली महिला मेयर, वो थी रेणु अधिकारी और श्रीनगर की जो नगर निगम की पहली मेयर हैं वो हैं श्रीमती आरती भंडारी। वर्ष 2024 में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नए नगर निगम बनाए गए हैं और अल्मोड़ा नगर निगम के पहले मेयर हैं अजय वर्मा और पिथौरागढ़ नगर निगम की पहली मेयर है कल्पना देवलाल। अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अजय वर्मा यहाँ के प्रथम मेयर हैं और पिथौरागढ़ की बात करें तो यहाँ के पहले मेयर है कल्पना देवलाल। और वर्तमान में राज्य में 11 नगर निगम हैं जो निम्न हैं। अगर देखें हम, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, कोटद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो देहरादून की स्थापना 1998, हरिद्वार 2011, हल्द्वानी 2011, रुद्रपुर 2013, काशीपुर 2013, रुड़की 2013, कोटद्वार 2017, ऋषिकेश 2017, श्रीनगर 2021, अल्मोड़ा 2024 और पिथौरागढ़ 2024। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ अभी हाल में ही बनाए गए हैं 2024 में और श्रीनगर को 2021 में बनाया था। उसके पहले ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया था। तो ये देख लिए हैं हमने हमारे पंचायती राज व्यवस्था को। और अब देखते हैं हमारे भाग 9 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं।
तो सबसे पहले देखते हैं हम अनुच्छेद 243 को, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की परिभाषा को दिया गया है कि ग्राम पंचायत की परिभाषा क्या होगी। हमने चैप्टर में भी देखा था कि ग्राम पंचायत पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 500 और अधिकतम 2000 तक की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत का गठन हो सकता है, और मैदानी क्षेत्र में हमने देखा था कि न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 की जनसंख्या में हम एक ग्राम पंचायत को गठित कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग क्या बना रखे हैं, भाग बना रखे हैं। तो 243 के अंतर्गत में हमारे ए से लेकर के ओ तक के प्रावधान है, और हम अगर देखें कि 243 के ए में क्या है, तो 243 के ए में है ग्राम सभा कि हमारी एक ग्राम सभा होगी जो कि हमारे 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो वयस्क होते हैं, जो मतदान कर सकते हैं, उन लोगों से मिलकर के बनती है हमारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा। 243 का बी कहता है कि ग्राम स्तर पर एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, और 243 का सी कहता है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनकी संरचना कैसी होगी। तो 243 का सी ग्राम पंचायत की संरचना से संबंधित है। 243 का डी में SC, ST और महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण है। 243 के ई में पंचायतों के कार्यकाल या उनकी अवधि के बारे में बात कही गई है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा, पंचायतों की अवधि कितनी होगी। तो जो बेसिकली पंचायतों का कार्यकाल या अवधि होती है वो होती है उनकी पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष की अवधि तक। और 243 का एफ कहता है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता व योग्यताएं क्या क्या होंगी। जो पंचायत सदस्य होंगे उनके लिए क्या योग्यताएं हैं और क्या उनकी अयोग्यताएं हैं वो निर्धारित कर रखी हैं। और 243 के जी में पंचायत शक्ति का प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व का प्रावधान है कि पंचायतों की क्या क्या शक्तियाँ होंगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे। ऐसे ही 243 के एच में पंचायतों की कर शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है कि जो पंचायतें होंगी वो अपने जो लोकल मेले या फिर हाट होते हैं या उत्सव होते हैं उनमें कर लगा सकती है, उनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। इस तरीके के प्रावधान है 243 के एच में। और 243 के आई में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है कि पंचायतों के जो विकास कार्य हैं, पंचायतों के जो कार्य हैं, उनके लिए वित्त आयोग का गठन होगा। और 243 के जे में पंचायत संपरीक्षा की जांच होगी, यानी कि पंचायतों के संपरीक्षा की जांच 243 के जे में कही गई है। 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उन चुनावों को करने का जो अधिकार है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। इसके लिए 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। 243 के एल में है कि राज्य और संघ क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में हम पंचायतों को लागू कर सकते हैं, यानी कि राज्य व संघ क्षेत्रों में हम पंचायतों को लागू कर सकते हैं, ये प्रावधान है। और 243 के एम में है कि संघ व राज्य के कुछ क्षेत्रों में हम पंचायतों को लागू नहीं कर सकते, यानी कि कुछ क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं, इसका प्रावधान किया गया है 243 के एल में। और 243 के एम में ये प्रावधान है कि हम कुछ क्षेत्रों में से लागू नहीं कर सकते। 243 के एन में दिया गया है कि विधि पंचायतों की निरंतरता बनी रहेगी, यानी कि जो पंचायतों की निरंतरता है वो बनी रहेगी, 243 का एन कहता है। और 243 का ओ कहता है कि निर्वाचन में अगर कोई गड़बड़ी होती है या निर्वाचन में किसी भी तरीके की अव्यवस्था होती है उसके लिए इसमें न्यायालय हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो ये प्रावधान दिए गए हैं हमारे 243 के भाग 9 के अंतर्गत, जो कि 243 के ए से लेकर के ओ तक हैं, और पंचायतों के लिए इस तरीके के अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई है। अगर एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो सबसे पहले 243 जिसका अर्थ है ग्राम पंचायत की परिभाषा से, 243 का ए है ग्राम सभा से, बी है पंचायत के गठन से, सी है पंचायतों की संरचना से, डी है SC, ST और महिलाओं के आरक्षण से, ई है पंचायत के कार्यकाल या अवधि से, एफ है पंचायत सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता से, और जी है पंचायत की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व से, एच है पंचायत की कर शक्तियों से, आई में वित्त आयोग का गठन है, जे में पंचायत संपरीक्षा की जांच है, और के में है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, और एल में है कुछ क्षेत्रों में इसको लागू करना, और एम में है कुछ क्षेत्रों में इसको लागू न करना, और एन में है विधि पंचायतों की निरंतरता, और 243 के ओ में है कि निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप हो सकता है। तो ये थे हमारे भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद।
तो इसी के साथ ही उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का ये जो चैप्टर है हमारा अध्याय 12, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, बॉटम टू टॉप की व्यवस्था है, एक विकेंद्रीकरण है। इसी तरीके से नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है। इसके प्रमुख अनुच्छेद जो हैं हमारे वो 243 से लेकर के 243 ओ तक हैं और 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों के अंतर्गत, जो कि राज्य सूची का विषय है, ये देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं कि जो पंचायती विधेयक में संशोधन हुआ था 2019 में, वो क्या क्या थे, ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही जो पंचायतों की बैठकें होती हैं ये किस किस अंतराल पर होती हैं और कब कब होना आवश्यक है, इनकी गढ़पूर्ति के लिए कितनी सदस्य संख्या आवश्यक है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, जो हमारी क्षेत्र पंचायतें हैं, हमारी क्षेत्र पंचायत में हमारे ज़िलों के अंतर्गत कौन कौन से ब्लॉक आते हैं, इनसे कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, ये बन सकते हैं। और साथ ही ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो हमारे ब्लॉक हैं इसमें ब्लॉक प्रमुख, वरिष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख, ये लोग जो चुने जाते हैं इनका जो चुनाव है वो किस तरीके से होता है, प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। इसी तरीके से अगर हम जिला पंचायत को देखें, जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, पर जो जिला पंचायत के अध्यक्ष होते हैं इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है, यानी कि चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनकी सदस्य संख्या की गढ़पूर्ति कितनी है, साथ ही इनके कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, इसका अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है उसमें किस तरीके की प्रावधान है, तो इन चीज़ों को हम इस चैप्टर के थ्रू अच्छे से देख सकते हैं। हम इस चैप्टर का एक बार और अच्छे से रिवाइज करेंगे, चाहे वीडियो के माध्यम से करें या फिर बुक के माध्यम से करें। और इसी के साथ ही नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस क्षेत्र को नगर पंचायत के अंतर्गत नगर निगम बनाया जा सकता है या नगर पंचायत या फिर नगर पालिका बनाया जा सकता है, उसमें जो जनसंख्या है वो कितनी होती है, इसमें सभासद या पार्षदों का चुनाव किस तरीके से होता है, तो ये सब हमने देख लिया है। और इसके साथ ही हमारा अगला चैप्टर है उत्तराखंड के प्रमुख आयोग, जो कि इसका 13वां अध्याय है। इसे देखेंगे हम अगली वीडियो में। तो जल्द मिलती हूँ मैं आपसे उत्तराखंड के प्रमुख आयोग के साथ। धन्यवाद।